हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पहले तो मैं इतने लंबे समय से अपने चैनल पर ऑफलाइन रहने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज से हम एक काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द माउंट वेसेक्ट। इस सीरीज़ के अब तक 120 से ज़्यादा चैप्टर रिलीज़ हो चुके हैं। इसे भी मैं पॉइजन डीमन वाली सीरीज़ की तरह कंप्लीट करूँगा। तो यार कोई ये कमेंट मत कर देना कि ये सीरीज़ पहले ही एक्सप्लेन की जा चुकी है। तो सीरीज के स्टार्ट में हम एक जंग के मैदान को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उन लाशों की तरफ देख रहा होता है। आप देख ही सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। वो अपने फेलो डिसाइपल और मास्टर की बॉडी को देखकर याद करता है कि वो लोग किस तरीके से मारे गए। हमें उस फाइट के सीन को दिखाया जाता है जिसमें वो सभी मिलकर एक पर्सन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में वो सभी बेमौत मारे जाते हैं। मेन कैरेक्टर गुस्से से दांतों को खींचते हुए बताता है 10 ग्रेट सेक्ट की इलाइट फोर्सेस ने मिलकर अटैक किया था, लेकिन एंड में उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। ये सब कुछ सिर्फ एक पर्सन की वजह से हुआ, हेवन की तरफ से भेजा हुआ डीमन, हेवनली डीमन चुनमा। हम देखते हैं कि एक पर्सन उन सभी लाशों के ढेर के ऊपर बैठा होता है। उसकी पूरी बॉडी में कई तरह के वेपन धंसे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो अब भी जिंदा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, माउंट वेसेक्ट के डिसाइपल, कितनी बुरी बात है कि तुम अकेले ही यहाँ पर बचे हो। अगर तुम सरवाइव कर लेते हो तो पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम के चर्चे रहते कि तुमने ग्रेट हेवनली डीमन चुनमा को मारा है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी सफ़र यही तक ही था। भले ही तुम्हारी कई सारे लोगों ने मुझ पर अटैक करने के लिए मदद की हो, लेकिन मैं हेवनली डीमन चुनमा ये एक्नॉलेज करता हूँ कि माउंट वेसेक्ट की स्वॉर्डमैनशिप इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ये बातें सुन गुस्से से अपने बाजू में धसी शॉट को निकालकर बोलता है, बकवास करना बंद करो, और फिर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख हेवनली डीमन बोलता है, काश अगर मैं एक और दिन सरवाइव कर लेता तो फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला हेवनली डीमन बन जाता, लेकिन ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। फिर वो जाने से पहले एक लास्ट वार्निंग देते हुए जाता है, एक बात याद रखना, डीमन वापस से रिटर्न होगा, और जब वो रिटर्न होगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके इन्हीं आखिरी लफ्जों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया होता है। हम देखते हैं कि उसका सर भी उन्हीं लाशों के ढेर में जा मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर उगते सूरज की तरफ देखकर बोलता है, वॉर एंड हो चुकी है, पूरा माउंट वेसेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, क्या इन सभी चीजों का कोई मतलब भी है? फिर वो खुद को ही कोसते हुए बोलता है, काश मैंने अगर अपनी ट्रेनिंग पर कुछ और ध्यान दिया होता तो मैं कम से कम एक पर्सन की लाइफ को तो सेव कर पाता, लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। फिर उसकी भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। हमें बताया जाता है कि यह माउंट वेसेक्ट के 3 ग्रेटेस्ट शॉर्ट सेंट में से एक प्लम ब्लॉसम चुनम्युंग है। हमें चुनम्युंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है तभी माउंट वेसेक्ट वालों ने उसे अडॉप्ट कर लिया होता है, और फिर वहीं पर ही वो ट्रेनिंग करता हुआ बड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर उसे डांट रहा होता है क्योंकि हमारे चुनम्युंग ने अपने फेलो डिसाइपल की बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर दी होती है। चुनम्युंग उस इंस्ट्रक्टर के बातों को सुनकर बोलता है, ये तो फिर से चालू हो गया। भले ही मैं माउंट वेसेक्ट का एक डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं उसके रूल्स को कम्प्लीटली तौर पर फॉलो नहीं करता। मैंने तो माउंट वेसेक्ट की टेक्निक्स को भी कंप्लीट लर्न नहीं किया था। मुझे बस मेरे टैलेंट की वजह से अटेंशन मिलती। अगर सीधे लफ्जों में कहे तो मैं बस माउंट वेसेक्ट का एक छोटा सा रूकी डिसाइपल था। माउंट वेसेक्ट का लीडर और चुनम्युंग का मास्टर बोलता है, क्या अब तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है? चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, मुझे अपने पास्ट पर काफ़ी रिग्रेट है। काश मैंने कुछ और ट्रेनिंग कर ली होती तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं इस तबाही को होने से रोक लेता। चुनम्युंग के मास्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हें अपने पास्ट पर रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, माउंट वेसेक्ट हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फिर प्रेजेंट सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे कोई मारकर नींद से जगाता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चुनम्युंग है, जो कि अब भी हेवनली डीमन चुनमा का नाम ले रहा है। ये सुनकर उसके सामने खड़ा दूसरा बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? चलो जल्दी से भीख मांगने के लिए जाओ, तुम पहले ही काफी लेट हो चुके हो। चुनम्युंग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है और ये छोटा बच्चा मुझे धमका क्यों रहा है? फिर बोलता है, छोटे बच्चे यहाँ पर आओ, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चुनम्युंग उसे हंसता देख बोलता है, ये क्या चल रहा है? मैं चुनम्युंग हूँ, माउंट वेसेक्ट के 3 प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट में से एक। मेरे सामने माउंट वेसेक्ट के एल्डर तो छोड़ो, लीडर भी मुझसे तमीज से पेश आता है, और इस छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत।
वो बच्चा डंडे को उठाकर बोलता है, आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। चुनम्योंग बोलता है, लगता है कि इस बच्चे को सबक सिखाना होगा। लेकिन तभी वो अपने हाथों को देख बोलता है, ये क्या हो गया, मेरे हाथ कब से इतने छोटे हो गए। और फिर होना क्या था, वो बच्चा जोर से एक डंडा चुनम्योंग के सर पर मारता है और फिर गुस्से से बोलता है, तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ठीक है, मैं तुम्हें आज अच्छे तरीके से समझाता हूँ। किसी इंसान को अपने दिमाग के खोने की भी कोई लिमिट होती है। ठीक है, तुम तो मुझसे मार खाकर ही मानोगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और छोटा बच्चा इंटर करता है। देखने में तो वो भी भिखारी लग रहा है। वो चुनम्योंग को पिटता देख बोलता है, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। और लिटरली भाई वो वहाँ से सीधा चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद हम बेचारे चुनम्योंग को देखते हैं, जो कि पेट भरकर मार खाने के बाद एक नदी के किनारे बैठा होता है। वो अपने जख्मों को साफ करते हुए बोलता है, मैंने तो माउंट वासेक्ट में भी इतनी बुरी तरीके से कभी मार नहीं खाई। फिर गुस्से से उस बच्चे को याद करते हुए बोलता है, उस छोटे बच्चे की गलती की वजह से पूरी बैगर यूनियन को मेरे गुस्से का सामना करना होगा। फिर वो थोड़ा शांत होकर पानी में देखकर बोलता है, अब ये बच्चा कौन है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये रिइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है, जिसके बारे में बुद्धिज्म में बताया गया है? अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं माउंट वासेक्ट को छोड़कर शाओलिन टेम्पल को ज्वाइन कर लेता। लेकिन हम देखते हैं कि वो पहले वाला बच्चा वहाँ पर आ जाता है। चुनम्योंग उसे देखकर बोलता है, हे तुम तो वही हो ना जो कि मुझे मार खाता देख वहाँ से चले गए थे? वो बच्चा उस मारने वाले बच्चे का नाम लेते हुए बोलता है, वांग चाउन तो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। क्या तुम ठीक हो? हम चुनम्योंग को देखते हैं, जो कि उसे रोकते हुए बोलता है, एक बात नहीं, मुझे तुमसे दो बातें पूछनी है। वो बच्चा चुनम्योंग के बदले बिहेवियर को देख हैरान रह जाता है। चुनम्योंग पूछता है, क्या मैं भिखारी हूँ? वो बच्चा बोलता है, ये तो सीधी सी बात है, तुम्हें अपने कपड़ों को देखकर ये अंदाजा लगा लेना चाहिए था। चुनम्योंग तो गुस्सा होते हुए बोलता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, लाना तो मैं एक भिखारी कैसे हो सकता हूँ? फिर पूछता है, दूसरी बात, चुनमा, क्या तुम चुनमा को जानते हो? वो बच्चा चुनम्योंग के ऐसे क्वेश्चन को सुनकर अजीब सा फेस बनाता है और फिर बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम मार खाने के बाद नॉर्मल एक्टिंग करोगे, लेकिन लगता है कि मैं इस बारे में गलत था। भाई इसे लग रहा है कि चुनम्योंग पागल हो चुका है। चुनम्योंग बोलता है, सीधे सीधे मेरी बातों का जवाब दो। वो बच्चा बताता है कि 100 साल पहले चुनमा हेवनली डिमोनिक कल्ट का लीडर था। ये सुनने के बाद तो चुनम्योंग को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है, क्या उस चीज को हुए 100 साल हो चुके हैं? फिर उस बच्चे की कॉलर पकड़कर बोलता है, क्या तुमने अभी चुनमा को मरे हुए 100 साल कहा? पूरे 100 साल? वो बच्चा बोलता है, अब तुम ये क्या कर रहे हो? चुनमा बोलता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? वो बच्चा बोलता है, तुम्हें झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? चुनमा शांत हो जाता है और फिर बोलता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या मैं अपनी ही मौत के 100 साल बाद रीइंकार्नेट हुआ हूँ? इसका मतलब तो मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, यानी कि इसके सभी फेलो डिसाइपल, मास्टर, वो सब 100 साल पहले मर गए हैं। तभी उसे माउंट वासेक्ट की याद आती है। वो बोलता है, कहीं मेरे साथ माउंट वासेक्ट भी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया? फिर पूछता है, माउंट वासेक्ट के बारे में क्या? वो बच्चा बोलता है, माउंट वासेक्ट ये क्या चीज़ है? ये सुनने के बाद तो चुनम्योंग को एक और बड़ा झटका लगता है। वो पूछता है, क्या तुम एक भिखारी नहीं हो? वो बच्चा बोलता है कि हाँ। चुनम्योंग बोलता है, तो फिर तुम भी बैगर यूनियन से बिलोंग करते होंगे, तो क्या तुम्हें 10 ग्रेट सेक्ट में से एक माउंट वासेक्ट के बारे में नहीं पता? वो बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर उसे 10 ग्रेट सेक्ट के नाम बताता है जिसमें माउंट वासेक्ट नहीं होता। ये सभी नाम अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। चुनम्योंग तो परेशान होते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या माउंट वासेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट में से एक नहीं है? और फिर से उस बच्चे को झंझोड़ते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? माउंट वासेक्ट के बदले वो कंट्री साइड के बेकार सेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट बन चुके हैं। वो बच्चा चुनम्योंग की इन हरकतों से परेशान होकर बोलता है, एक मिनट रुको, माउंट वासेक्ट, मुझे लगता है कि मैंने इस नाम को कहीं पर सुना है। हाँ याद आया, शांजी प्रोविंस में एक ऐसा सेक्ट मौजूद है, लेकिन जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से तो वो सेक्ट अब तक दिवालिया हो चुका है, यानी कि भाई वो खत्म होने की कगार पर है। चुनम्योंग ये सुनकर याद करते हुए बोलता है, माउंट वासेक्ट जो कि मुरिम अलायंस के टॉप 3 ग्रेट सेक्ट में से एक था, क्या वो अब बैंकरप्ट होने की कगार पर है? फिर उस बच्चे को वहीं पर ही छोड़ देता है और बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद अपनी आंखों से उसे जाकर चेक करूंगा। वो बच्चा बोलता है, अगर तुम फिर से मार नहीं खाना चाहते तो चुपचाप जाकर भीख मांगो। चुनम्योंग गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसका सीधा सीधा जवाब देना। ये बॉडी जिसमें मैं अभी हूँ, इसका नाम क्या है? वो बच्चा बोलता है कि भाई भिखारी का क्या ही नाम हो सकता है, तुम्हें जो बुलाना है वो बुलाओ, वैसे हम तुम्हें चूसैम कहते थे। चुनम्योंग बोलता है, ये कैसा भिखारियों वाला नेम है? वैसे इस बॉडी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 15-16 साल का हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ और उस बच्चे का भी जिसने मुझे मारा था।
वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम कुंचिल और उस मारने वाले बच्चे का नाम कुनपाल है। अब यहाँ पर हमारा चुनम्युंग बड़ी कमाल की बात कहता है, जो कि हमें आगे वाली चैप्टर में भी काफ़ी बार दिखाई जाएंगी। वो बोलता है कि मेरा ये रूल है, मैं किसी के भी एहसान को 2 गुना रिटर्न करता हूँ और किसी की भी ग्रज यानी कि झगड़े लड़ाई को 10 गुना ज़्यादा। फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वापस आ जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शांजी प्रोविंस जाने का रास्ता कहाँ पर है? भाई ये सुनने के बाद तो हमारा कुंचिल उसे इस नज़रों से देख रहा होता है जैसे कि वो उसे कह रहा हो कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जंगल से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। वो बोलता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में घुड़सवारी नहीं सीखी क्योंकि उसे उसके ज़रिए जाना काफ़ी ज़्यादा स्लो लगता था, इसीलिए उसे पैदल जाना पड़ रहा है, जो कि अभी बगैर किसी इंटरनल एनर्जी और वीक बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम थोड़े दूर जाने के बाद ही देखते हैं कि वो ज़मीन पर लेट जाता है। वो बोलता है, ये बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है, कुछ मिनट दौड़ने के बाद ही मैं कितना थक चुका हूँ। क्या मुझे सच में इस बॉडी के साथ शांजी प्रोविंस जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मैं रास्ते में ही मारा जाऊँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे तो मार्शल आर्ट्स को लर्न करना होगा। ये तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो यही सोच सोच कर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। वो बोलता है कि मुझ जैसा कोई ऐसा जो कि पहले ही मार्शल आर्ट की पीक पर पहुंचा था, उसके लिए तो ये बहुत ही खासम खास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे पिछली बारी भी पीक पर पहुंचने के बाद काफ़ी रिग्रेट फील हुआ था, क्योंकि वो हेवनली डीमन को नहीं हरा पाया था। हमें उसकी पिछली लाइफ के कुछ मोमेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें उसके टैलेंट के होने की वजह से वो कई सारे ट्रेनिंग के सेशन को स्किप कर लेता है। सेक्ट में दिन के टाइम शराब पीना मना था, लेकिन भाई ये रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि वो एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाता है। वो बोलता है, मेरे पास मार्शल आर्ट को लर्न करने के कई सारे मेथड है, लेकिन जिस टेक्निक का यूज़ करते हुए मैं अपनी इस मार्शल आर्ट जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ वो है इक्विलिब्रियम। ये काफ़ी ज़्यादा चीप टेक्निक है, जो कि मुझे एक चोर बाजार में काफ़ी सस्ते दामों में मिल गई थी। लेकिन हम भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हीरा तो कोयले की खदान में ही मिलता है। इसी तरीके से ये टेक्निक बहुत ही कमाल की है। ये मार्शल आर्ट फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। ये टेक्निक हमारी बॉडी से सभी इम्प्योरिटीज़ को निकाल कर इसे प्योर करती है और हमारी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ एनर्जी कोर यानी कि डैंटियान को भी क्रिएट करने में हेल्प करती है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ही फाउंडेशन को क्रिएट करना कहते हैं। हम देखते हैं कि चुनम्युंग ने भी अपने डैंटियान को क्रिएट कर लिया होता है। वो वहाँ से उठकर सीधे ही माउंट वा सेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एनर्जी एग्जॉशन की वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। वो बोलता है कि इक्विलिब्रियम टेक्निक को लर्न करने के लिए मैंने काफ़ी सारी इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर लिया है। तभी उसे उसकी पिछली लाइफ के मास्टर और सेक्ट लीडर दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं, चुनम्युंग, लगता है कि तुम अपने दिमाग को यूज़ करना भूल गए हो। चुनम्युंग ये सुनकर उन पर गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है, आखिर मैं इस तरीके से कैसे माउंट वा सेक्ट तक जा सकता हूँ? फिर वहाँ से सीन चेंज होकर के हमें एक विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 भिखारी अपने लीडर के पास जाकर बोलते हैं, यहाँ पर एक और भिखारी आया है जो कि हमारे सारे पैसे ले रहा है। वो एक छोटा सा बच्चा है और देखने में काफ़ी मासूम भी, इसलिए सभी लोग उसे ही पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर उनका लीडर बोलता है, अच्छा तो लगता है कि उसे हमें सबक सिखाना होगा। ये सुनकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने लीडर को उस भिखारी के पास ले जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चुनम्युंग होता है, जो कि भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है। वो लीडर उसे आवाज़ देता है, लेकिन चुनम्युंग तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। ये देख लीडर बोलता है, क्या तुम बहरे हो? चुनम्युंग पीछे मुड़कर बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये सुन वो लीडर गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम अपने बड़ों से इनफॉर्मली तौर पर बात कर रहे हो? लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब जबकि तुम एक छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें मुझे देना होगा। चुनम्युंग ये सुनकर अपने खाने की तरफ देखता है और फिर बोलता है, तुम सभी तो काफ़ी बेशरम हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अभी खाना खा रहा हूँ? ये सुनकर उस लीडर के साथ मौजूद भिखारी बोलता है, हे तुम बेशरम किसे कह रहे हो? चुनम्युंग अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर अपने हाथों के मसल्स को रिफ्लेक्स करते हुए बोलता है, हाँ अभी तो मेरा दांटियान ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा। फिर उन तीनों से बोलता है, वैसे अब मुझे इस बॉडी की आदत हो गई है, तो तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो। मैं अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से पिटने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज़्यादा बुरा फील नहीं करोगे। ये सुनने के बाद तो उनका लीडर किटकिटा जाता है। फिर हमेशा की तरह वो अपने चेलों को आगे भेजता है, जिनमें से एक चुनम्युंग पर अटैक करता है, लेकिन चुनम्युंग तो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर उसे एक पंच मारता है, जो कि उसके लिए काफ़ी होता है। चुनम्युंग गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, मैं माउंट वा सेक्ट का प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसने उन तीनों को पीट पीट कर बहुत ही बेहाल कर दिया होता है।
वो लीडर बोलता है, चीफ मैं तुमसे सिंसियरली तौर पर माफी मांगता हूँ। चुनम्योंग बोलता है, तुम मुझे भिखारियों का चीफ क्यों बोल रहे हो? वो बेवकूफ लीडर बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम चीफ के भिखारी हो। चुनम्योंग बोलता है, क्या तुमने फिर से मुझे भिखारी कहा? लीडर घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर देना। चुनम्योंग पूछता है, क्या तुम्हें शांजी प्रोविंस जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता पता है? वो लीडर हंसते हुए बोलता है, हम भिखारियों के अलावा और किसी ही शॉर्टकट रास्तों के बारे में पता होगा, ये तो काफी ज्यादा आसान बात है। चुनम्योंग भी ये सुनकर हंसने लगता है और फिर गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, नेक्स्ट टाइम कभी हम मिले तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूँ तो मुझे सीधा उसका आंसर देना, वरना हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना घट जाए। ये सुनकर वो तीनों भी डर कर वहां से भागने लगते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर के हमें माउंट वा सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर सेक्ट लीडर आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर बोलता है, सेक्ट लीडर मुझे आपको कुछ बताना है। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ बताओ ओनेम। हाँ भाई, इसका नाम ओनेम है। वो बताता है कि हमारे सेक्ट में एक छोटा बच्चा आया है जो कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। सेक्ट लीडर बोलता है, ओनेम क्या तुमने उससे कहा नहीं कि अब हम कोई डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ओनेम बोलता है कि हाँ मैंने उसे कहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसे यहाँ पर ले आया। हम चुनम्योंग को देखते हैं जो कि सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम चुनम्योंग है, मैं माउंट वा सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। सेक्ट लीडर उसे देखकर बोलते हैं, ये काफी ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्चुअली में काफी इरिटेटेड है। फिर हमें इसकी इरिटेशन के बारे में पता लगाने के लिए थोड़ा टाइम पहले ले जाया जाता है, जहां पर हमारा चुनम्योंग बड़ी मुश्किल के साथ लकड़ी का सहारा लेते हुए माउंट वा सेक्ट के पास पहुंच गया होता है। वो उन तीनों भिखारियों को याद करते हुए बोलता है, इन तीनों कमीनों ने जो रास्ता मुझे बताया था वो तो शॉर्टकट से ज्यादा लॉन्ग कट था, जब भी वो मुझे मिलेंगे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देता है और फिर वो बाहुबली की तरह माउंटेन को भी क्लाइम करता है। सभी मुश्किलों को पार करने के बाद जब वो माउंट वा सेक्ट के गेट के सामने पहुंचता है, तब वो बिल्कुल ही परेशान होते हुए गेट को देखकर बोलता है, अरे वो चीज कहाँ पर चले गई? हम देखते हैं कि माउंट वा सेक्ट का तो बोर्ड ही गायब होता है। चुनम्योंग बोलता है, इस बोर्ड को तो सेक्ट लीडर रोज सुबह साफ करते थे, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तभी वहां पर शोर को सुनकर ओनेम आता है। वो चुनम्योंग को देखकर बोलता है, ये तो एक छोटा बच्चा है। फिर पूछता है, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? लेकिन तुम इतनी दूर तक अकेले कैसे आ सकते हो? चुनम्योंग अपने मन में बोलता है कि मैं तो यहाँ पर पहाड़ को चढ़कर आया हूँ। फिर पूछता है, क्या आप माउंट वा सेक्ट के मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हो? ओनेम बोलता है कि हाँ, तुम अभी के लिए हमारे सेक्ट में आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम अपने सेक्ट में अभी कोई भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे रात के टाइम में माउंट वा सेक्ट में काफ़ी सर्दी होती है, इसलिए हम अपने गेस्ट को तो ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ये बातें सुनने के बाद तो चुनम्योंग का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। चुनम्योंग फ्लोर को देखकर बोलता है, इस फ्लोर को क्या हुआ? यहाँ पर इतनी मिट्टी क्यों है? यहाँ पर लगे हुए मार्बल के स्टोन कहाँ चले गए? ओनेम बोलता है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? चुनम्योंग अपने मन में ही अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, हो सकता है कि खराब सिचुएशन की वजह से इन लोगों ने उसे बेच दिया होगा। फिर वो ओनेम से बोलता है कि ये फर्श काफी ज्यादा अच्छा है। वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को ले आया होता है कि वो भी थोड़ी देर में धुआं धुआं हो जाती है, क्योंकि वो एक तरफ देखकर बोलता है, यहाँ मौजूद गोल्डन पैलेस कहाँ पर चला गया? फिर ओनेम से पूछता है, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ गुम हो गया है? ओनेम उस तरफ देखकर बोलता है, अच्छा तो तुमने भी उसे नोटिस कर ही लिया। फिर पता नहीं क्यों अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोलता है, वैसे ये हमारे लिए कहना काफी शर्मनाक होगा, लेकिन ये हमारे सेक्ट की ग्लोरी को बचाने के लिए दी गई कुर्बानियां हैं। यानी कि भाई उन लोगों ने इस गोल्डन पैलेस को भी बेचकर खा लिया है और तो और प्राउड भी फील कर रहा है। चुनम्योंग गुस्से से बोलता है, ग्लोरी गई भाड़ में। ओनेम बोलता है, क्या तुमने अभी कुछ कहा? चुनम्योंग बोलता है कि नहीं। फिर वो उसे फॉलो करता है और फिर बोलता है, ये तो समझने वाली बात है, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि हालात ही कुछ ऐसे होंगे कि उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। फिर वो चलते हुए यून युआन टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। चुनम्योंग उसे देखकर बोलता है, चलो अच्छी बात है कि कम से कम ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। ओनेम बोलता है, जाओ अंदर जाकर हमारे एंसिस्टर को रिस्पेक्ट पे करो। चुनम्योंग जैसे ही अंदर झांकता है उसे फिर से एक बड़ा शॉक लगता है। वो बोलता है, एक मिनट, ये जगह इतनी खाली क्यों है? यहाँ रखा हुआ अगरबत्ती और मोमबत्ती का गोल्डन पॉट कहाँ चला गया? और वो गोल्डन ड्रैगन का स्टैचू और एंसिस्टर के हाथों लिखा हुआ स्क्रोल, वो सब चीजें कहाँ पर है? ये सब तो ठीक है, लेकिन वो फ्लावर कहाँ चला गया? ओनेम पीछे से बोलता है, क्या तुम फ्लावर की बात कर रहे हो? चुनम्योंग बोलता है कि हाँ, वो यहीं पर ही था, कहाँ गया? ओनेम बोलता है, वैसे तुम्हें इस बारे में कैसे पता? फिर वो सोचते हुए
बोलता है एक फ्लावर जिसे प्लम ब्लोसम ने कुछ स्ट्रेन से मेटल के जरिए क्रिएट किया था। चुनम्योंग बोलता है कि हाँ हाँ वही, कहाँ पर है। उन्हें बड़े ही मासूमाना अंदाज में बोलता है कि हमने उसे बेच दिया क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका यूज कहाँ पर करना है, और वैसे भी वो इस टेम्पल पर सूट नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने एक अच्छे मर्चेंट को ढूंढकर उसे हाई प्राइस पर बेच दिया। ये सुनने के बाद तो चुनम्योंग के दिल पर एक बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो वहीं पर ही घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने पिछले सेक्ट लीडर को याद करते हुए बोलता है, शयोंग सच में हमारा माउंट वा सेक्ट बैंकरप्ट हो गया है। दो डिवाइन आर्टिफैक्ट और व्हाइट प्लम ब्लोसम, वो भी अपनी नॉक्टेरियल फ्रेग्रेंस के साथ। वो गोल्ड की तरह चमकदार तो नहीं था लेकिन सिल्वर की तरह बेकार भी नहीं। वो हमारे माउंट वा सेक्ट के राइटियस पाथ की स्पिरिट को होल्ड किए हुए था और इन बेवकूफों ने उसे बेच दिया। इससे पहले कि हमारे सेक्ट की हालत और भी बुरी हो जाए, मुझे जल्दी से इसे रोकना होगा। फिर वो उनेम के सामने अपने सर को झुकाकर बोलता है, मैं सिंसियरली तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मुझे माउंट वा सेक्ट के सेक्ट लीडर से एक बार मिलने दे। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि चुनम्योंग सेक्ट लीडर के सामने खड़ा होता है। सेक्ट लीडर बोलता है, अच्छा तो तुम हमारे माउंट वा सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो। चुनम्योंग बोलता है कि हाँ। सेक्ट लीडर बोलता है, तो फिर तुम्हें हमारे सेक्ट के बारे में पता होगा। चुनम्योंग हमें बताता है कि वो ये जानता है कि सेक्ट लीडर उसकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो एक प्लान के साथ यहाँ पर आया है। वो ये बताने वाला होता है कि माउंट वा सेक्ट की वॉर में फाइट करने वाला मार्शल आर्टिस्ट चुनजिन एक खाई से नीचे गिर जाता है। तभी वहां से गुजरने वाले एक लकड़हारे की उस पर नजर पड़ती है जो कि उसकी जान को बचा लेता है। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए चुनजिन उस लकड़हारे को मार्शल आर्ट सिखाता है और मैं उसी लकड़हारे का पोता हूँ। इसका मतलब तो यही है कि इस सेक्ट में मेरी पोजीशन सेक्ट लीडर के बराबर होंगी, और अगर हम इससे कम भी समझे तो मेरी पोजीशन यहाँ मौजूद सभी यंग लोगों में सबसे ज्यादा होंगी, यानी कि किसी यंग मास्टर की तरह। वो अपने इसी प्लान को सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर जल्दी से मुझे रिजेक्ट करो ताकि मैं तुम्हें ये रीजन बता सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर तो उसे एंट्री दे देता है। गई भैंस पानी में। ना ही हमारा चुनम्योंग उन्हें रीजन बता पाया है और ना ही अब उसे हाई पोजीशन मिलने वाली है। वो तो बिल्कुल ही बौखला जाता है। सेक्ट लीडर बोलता है, अब जबकि तुम सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। उनेम बोलता है, सेक्ट लीडर लेकिन तुमने ही तो कहा था कि अभी हम डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है और वैसे भी ये तो हमारी किस्मत में लिखा होगा। ये सभी बातें सुनकर चुनम्योंग अपने मन में बोलता है, तुम्हें अनजान लोगों पर थोड़ा सा सस्पिशियस होना चाहिए। सेक्ट लीडर बोलता है, हम तो सर्दियों में भटकने वाले जानवरों को भी खाना देते हैं, तो फिर आखिर हम इतने छोटे बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं। फिर उनेम से बोलता है, इस बच्चे को रहने की जगह बताओ और जल्दी से एंट्रेंस सेरेमनी का इंतजाम करो। उनेम यस सर बोलकर वहां से चला जाता है। सिचुएशन को इतनी बुरी तरीके से बिगड़ता देख चुनम्योंग बोलता है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पोजीशन तो बिल्कुल ही गिर जाएंगी। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि चुनम्योंग ने एक थर्ड रेट डिसाइपल का ड्रेस पहना होता है। वो बोलता है, ये मेरी जिंदगी में आखिर क्या हो रहा है। फिर उस रूम को देखकर बोलता है, मुझे अच्छे से याद है कि इस रूम को गेस्ट के लिए यूज किया जाता था क्योंकि माउंट वा सेक्ट में ज्यादा रूम प्रोवाइड नहीं किए जाते। जो भी नया डिसाइपल ज्वाइन होता उसे अपने टीचर के रूम में रुकना होता था, लेकिन अब तो ये सब कुछ चेंज हो गया है। इसका मतलब तो यही है कि मेरे साइड वाले रूम में भी दूसरे डिसाइपल होंगे। वो उस तरफ झांक ही रहा होता है कि पीछे से एक डिसाइपल आकर बोलता है, हे तुम दूसरों के रूम में क्या देख रहे हो, क्या तुम कोई चोर हो। उसकी आवाज सुनकर दूसरे रूम से भी डिसाइपल बाहर आकर पूछने लगते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। वही पहला वाला डिसाइपल अपने सीनियर डिसाइपल से बोलता है कि ये मेरे रूम में झांक रहा था। ये सभी बातें सुनकर चुनम्योंग अपने मन में बोलता है, आखिर मुझे क्यों इन सभी हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है। तभी वहां पर उनके टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर आकर बोलते हैं, यहाँ पर क्या मजमा खड़ा रखे हो, चलो जल्दी से ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है। ये सुनकर वो सभी अपने टीचर से माफी मांगकर वहां से जाने लगते हैं। टीचर चुनम्योंग की तरफ देखकर उसका नाम पूछता है। चुनम्योंग उसे अपना नाम बताता है। टीचर बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर नए हो, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ज्यादा देर हो गई है तो तुम कल से ज्वाइन कर लेना। वहां से जा रहे डिसाइपल में वही पहला वाला डिसाइपल पीछे मुड़कर चुनम्योंग को देखता है और फिर बोलता है, हे मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। इतनी खतरनाक वार्निंग सुनने के बाद चुनम्योंग बोलता है, अच्छा तो तुम लोग माउंट वा सेक्ट के सक्सेसर हो तो मैं भी तुम्हें एक प्रॉपर अटेंशन दूंगा। और उसकी खतरनाक स्माइल से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका अटेंशन देने का क्या मतलब है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पहले वाला डिसाइपल बोल रहा होता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। चुनम्योंग बोलता है, क्या कपड़े उतारो, लेकिन क्यों। वो डिसाइपल बताता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़े उतार कर डांस करना होगा। इसी तरीके से तो हम आदमी एक दूसरे के करीब आते हैं।
और फिर थोड़ी सी मार खाने के बाद तुम अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना भी सीख जाओगे। हम देख सकते हैं कि चुनम्यूंग ये बातें सुनकर काफी गुस्सा हो गया होता है। फिर बोलता है, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, हमारे एडवाइजर यानी कि वही इंस्ट्रक्टर कहाँ पर है? वो डिसाइपल बोलता है कि वो रात के टाइम में ट्रेन नहीं करते। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे हो, लगता है कि मुझे अपने माइंड को चेंज करके स्टार्टिंग तुम्हें थोड़ा सा पीटने से करनी चाहिए। चुनम्यूंग बोलता है, सीनियर अपने गर्दन के मसल को थोड़ा फ्लेक्स कर लीजिए। वो डिसाइपल कुछ समझ पाता उससे पहले ही चुनम्यूंग ने उसके फेस पर एक घूसा मारा होता है, जिसकी वजह से वो डिसाइपल सीधे ही छत से जाकर टकराता है। ये देखकर तो दूसरे डिसाइपल बिल्कुल चौंक जाते हैं। वही खड़ा हमारा चुनम्यूंग बिल्कुल ही इविल सा फेस बनाकर बोलता है, सीनियर्स क्या तुमने ही नहीं कहा कि हम स्टार्टिंग मारपीट से करने वाले हैं? ये देखकर तो वो सभी डिसाइपल की फटके चौसठ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस रूम के ऊपर से कई सारी चिड़िया उड़कर चली जाती है। इसका मतलब तो यही है कि वहाँ पर काफ़ी शोर मच रहा है। फिर हम देखते हैं कि चुनम्यूंग का कोई शोल्डर मसाज कर रहा होता है और वो सभी डिसाइपल उसके सामने सर झुकाकर बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें चुनम्यूंग का डांस पसंद नहीं आया। बहुत शौक था इन्हें चुनम्यूंग को डांस करता हुआ देखने का। फिर वो उसी रेड हेयर वाले डिसाइपल को बोलता है, सीनियर जोग्योल यहाँ आओ, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं असल में माउंट वर्स एक्ट की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि हेवनली गोल्डन प्लेस के साथ क्या हुआ और माउंट वर्स एक्ट में इतनी ज्यादा तबाही क्यों मची है? जोग्यूल, जिसके चेहरे को देखकर मुझे काफी हंसी आ रही है, वो बताता है कि सीनियर आपको प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंड के बारे में तो पता ही होगा, जिन्होंने हेवनली डेमन शुनमा को डिफीट करने में मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन उसके बाद हेवनली डिमोनिक सेक्ट के बाकी मेंबर्स काफी गुस्सा हो गए और जोंगयान रीजन पर अटैक किया। इसके साथ साथ उन्होंने माउंट वर्स सेक्ट पर भी अटैक करके आग लगा दी। उसी डैमेज की वजह से हम आज तक अपनी पुरानी पावर्स को रिकवर नहीं कर पाए हैं। ये बातें सुनने के बाद तो चुनम्यूंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो बोलता है, क्या इसका मतलब तो यही है कि माउंट वर्स एक्ट मेरे वजह से बैंकरप्ट हुआ है? अब तो मुझे अपने आप से ही नफरत हो रही है। फिर हमें उसकी एक पास्ट लाइफ की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो अपने सेक्ट लीडर या फिर उसके मास्टर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, हमें उस टाइविस टेक्निक को निकाल देना चाहिए। वैसे भी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इस वजह से तो हमारे डिसाइपल फालतू में ही काफ़ी परेशान हो जाएंगे। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उसे लाइब्रेरी से निकाल दें। ये सुनकर सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। फिर बोलते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करो। मुझे बताओ, अब तुम अपने डिसाइपल को किस तरीके से ट्रेन करोगे? चुनम्यूंग बहुत ही खतरनाक आंसर देता है। वो बोलता है, मैं अपने डिसाइपल को मार मार कर अधमरा कर दूंगा। उसके बाद तो वो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर दिखाएगा। फिर प्रेजेंट टाइम में चुनम्यूंग बोलता है, उसके बाद कभी भी सेक्ट लीडर ने मुझसे डिसाइपल को एक्सेप्ट करने के बारे में बात नहीं की। भाई कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि ये सुनने के बाद भी तुम्हें डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करेगा। खैर छोड़ो। तभी पीछे से एक और डिसाइपल आकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में बोलता है कि सीनियर। ये सुनकर चुनम्यूंग बोलता है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो और सीधा बताओ कि क्या काम है। वो डिसाइपल बोलता है कि हमारे इंस्ट्रक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम देखते हैं कि कई सारे डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इनकी ट्रेनिंग तो बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रही होती है, जिसे हमारा चुनम्यूंग भी साइड में इंस्ट्रक्टर के साथ खड़ा बड़ी अजीब सी नज़रों के साथ देख रहा होता है। फिर पूछता है, अब ये कौन सी शॉर्ट टेक्निक है? वो इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि ये इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक है। इसे माउंट वर्स एक्ट के सभी शॉर्ट टेक्निक का फंडामेंटल माना जाता है। ये सुनने के बाद हमारा चुनम्यूंग बड़ा ही अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, क्या सभी शॉर्ट टेक्निक का फंडामेंटल? आखिर ये बेवकूफ़ क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल बच्चों को स्ट्रांग बनने से दूर करने जैसा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स बुक का यूज़ कर रहे हो। भले ही इस तरीके का यूज़ करने के बाद बच्चे जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका फंडामेंटल सही नहीं होता है तो उनकी ग्रोथ अटक जाएंगी। ज़रा इस नीले आसमान को देखो, कितना अच्छा नज़र आ रहा है, बिल्कुल बगैर किसी बादल के। ये तो हमारे माउंट वर्स एक्ट के फ्यूचर को दर्शाता है, जिसमें भी कुछ नहीं रखा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे स्टार्ट कहाँ से करूँ। फिर वो अपने साइड में खड़े डिसाइपल को बोलता है, सीनियर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम कौन सी टेक्निक को लर्न कर रहे हो? वो बताता है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक को लर्न करते हैं। उसके बाद हमें शॉर्ट टेक्निक के 7 स्टेजेस को लर्न करना होता है। फिर ग्रेजुएट होने के लिए हम प्लम ब्लॉसम हाउस से कोई भी लेसर किंग टेक्निक को मास्टर करते हैं। ये सब कुछ लर्न करने के बाद हम माउंट वर्स एक्ट की सेक्रेट टेक्निक को लर्न करने के काबिल हो जाते हैं। फिर हमें टाविस फ्लमोक्स शॉर्ट टेक्निक को लर्न कराया जाता है। ये सुनकर चुनम्यूंग बोलता है, क्या भाई ये वही शॉर्ट टेक्निक होती है जिसे पास में चुनम्यूंग ने अपने सेक्ट लीडर को लाइब्रेरी से निकाल लेने के लिए कहा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
चुनम्योंग अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, ये सभी बेवकूफ़ अब भी उस बेकार सी टेक्निक को लर्न कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होकर के हम बोर्डिंग एरिया को देखते हैं, जहाँ पर चुनम्योंग जोग्यूल को आवाज़ लगाता है। जोग्यूल तो उसे देखकर बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है, यस सीनियर। चुनम्योंग बोलता है, तुम्हें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? जोग्यूल बोलता है, तुम किस फेवर की बात कर रहे हो? चुनम्योंग बोलता है, सभी बोर्डिंग हाउस के डिसाइपल से कह देना कि वो प्लम ब्लॉसम हाउस के बाहर सुबह 5 बजे जमा हो जाए। और हाँ, मैं जिन चीज़ों का तुमसे कहूँगा तुम्हें उन्हें भी प्रिपेयर करना है। हमें उन चीज़ों के बारे में अभी नहीं बताया जाता। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर लोगे। फिर वो उसे वहाँ से जाता देख बोलता है, फिलहाल मैं माउंट वेसेक में ना पैसा है, ना टेक्निक है और ना ही टैलेंट है। अगर माउंट वेसेक रातों रात कोलैप्स हो जाता है तो यह कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। वैसे भी अभी मैं सिर्फ एक ही चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ और वो है टैलेंट, जो कि वो जोग्यूल की तरफ देखकर बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह 5 बजे वो सभी डिसाइपल वहाँ पर जमा हो गए होते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं, जिन्हें देख जोग्यूल अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि वो कल रात बोर्डिंग हाउस में नहीं थे, मतलब कि इन्हें हमारे चुनम्योंग के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर चुनम्योंग आ जाता है। उसे देखकर एक सीनियर डिसाइपल बोलता है, हे आखिर तुमने अपने सीनियर को यहाँ 5 बजे क्यों जमा किया हुआ है? क्या तुमने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखी? ये सुनकर चुनम्योंग मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे प्यारे सीनियर्स, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने सीनियर्स को समझ नहीं पाया। माफ़ी के तौर पर क्या हम लोग बोर्डिंग हाउस में जाकर थोड़ी सी बात कर सकते हैं? फिर वो उन सभी सीनियर्स को हाउस में ले जाकर दरवाजे को लगा देता है। बाकी बचे हुए लोग तो बड़ी परेशान भरी नज़रों के साथ उस हाउस को देख रहे होते हैं। जोग्यूल बोर्डिंग हाउस को देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि ये हाउस हल्का हल्का शेक कर रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल भागते हुए बाहर आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। चुनम्योंग बोलता है, बहुत अच्छे, थोड़ा और खामोश रहना, कहीं हमारे इंस्ट्रक्टर जाग ना जाए। तो आज से हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आज से हम सभी एक साथ ट्रेन करने वाले हैं। देखते देखते सुबह हो जाती है। उनके इंस्ट्रक्टर भी जाग गए होते हैं। वो बोलते हैं, आज सुबह तो मुझे कोई ग्रीट करने के लिए नहीं आया, लगता है कि वो सभी अब भी सो रहे हैं। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो उन्हें एक न्यू कमर ने ज्वाइन किया है, ज़रूर वो उसे पूरी रात बुली किए होंगे। मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। जोग्यूल कुछ ज़्यादा ही जंगली होता जा रहा है, लेकिन वो अपने सामने का नज़ारा देखकर तो बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल बिल्कुल मरने की कगार पर आ चुके होते हैं। वो सभी तो बस मदद के लिए अपने माँ बाप को पुकार रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर भी उन्हें देखकर बोलता है, आखिर ये लोग इतने ज़्यादा बुरी कंडीशन में क्यों है? फिर वो एक से पूछता है, यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम सबके साथ ये क्या हुआ है? वो सभी तो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कि वो चुनम्योंग का नाम बताने के लिए हेजिटेट कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर भी समझ जाता है। फिर वो जोग्यूल की तरफ देखता है, जो कि खुद काफी खराब कंडीशन में होता है। तभी इंस्ट्रक्टर की नजर उसके पीछे पड़ती है। वो हमारे चुनम्योंग को देखकर बोलता है, ये बच्चा, ये तो वही न्यू कॉमर है ना? हम देखते हैं कि चुनम्योंग तो दो बड़े बड़े पत्थरों के साथ स्कॉट्स लगा रहा होता है। उसने 5 बजे से अब तक 10,085 स्कॉट्स लगाए होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर को देखकर रुक जाता है। इंस्ट्रक्टर भी उसे देखकर अपने मन में बोलते हैं, ये बच्चा इतना ज्यादा थक गया है कि उसके पैर भी कांप रहे हैं। फिर वो चिल्लाकर दूसरे डिसाइपल से बोलते हैं, जल्दी से इसके लिए पानी ले आओ। चुनम्योंग ये सुनकर बोलता है कि नहीं, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो जब पानी पी रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर उससे पूछते हैं, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। चुनम्योंग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, हमने तो बस अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग की है। चुनम्योंग की ऐसी बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर अपने पीछे देखते हैं, जहाँ खड़े डिसाइपल ऐसे इशारे कर रहे होते हैं जैसे कि वो कह रहे हो कि हमें यहाँ से बचा लो। लेकिन जैसे ही चुनम्योंग वहाँ पर देखता है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर भी ये देख हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये सभी इस छोटे बच्चे से इतना डर क्यों रहा है? ये सभी तो अपने आप को माउंट वेसेक का डिसाइपल कहते हैं, लेकिन फिर भी एक न्यू कॉमर से डर रहे हैं। मुझे इसे एक वार्निंग तो देनी होगी। फिर वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के अपने रूल्स है, तुम्हें किसने कह दिया कि इनकी नींद को सैक्रिफाइस करके इनसे ट्रेनिंग करवाओ? चुनम्योंग ये सुनकर बोलता है, ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। इंस्ट्रक्टर भी ये जवाब सुनकर हैरान होते हुए बोलते हैं, मैंने इससे ऐसे आंसर को एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो मैं इसे कम से कम अपने सीनियर को धमकाने पर डांटता हूँ। लेकिन वो हमारे चुनम्योंग के मासूम से चेहरे को देखकर रुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये थर्ड क्लास डिसाइपल तो बेवकूफ़ है, जो कि एक न्यू कॉमर के जरिए धमकाए जा रहे हैं, और अगर मैं इसे धमकाता हूँ तो मैं उनसे भी बड़ा बेवकूफ़ बन जाऊंगा। तभी साइड से चुनम्योंग बोलता है कि 1 मंथ, आप मुझे सिर्फ 1 मंथ दो, मैं आपको उसमें ही रिजल्ट बताऊंगा।
वैसे भी मैं अपने सीनियर की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो लोग भी इस ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड है। देखो ज़रा, इनमें से एक ने भी इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की। फिर वो उन डिसाइपल को आवाज़ लगाकर बोलता है, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? वो सभी डर के मारे हाँ कहते हैं। इंस्ट्रक्टर उसे देखकर सोचते हैं, लगता है कि ये मुझे ये बता रहा है कि इनमें से कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता। आखिर ये बच्चा आया कहाँ से है? फिर पूछते हैं, वैसे ये टास्क तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, तो फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? चुनम्योंग बताता है, आपकी ट्रेनिंग के साथ हम काफ़ी स्ट्रांग बनने वाले हैं, लेकिन अगर हम अपनी थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस करके और एफर्ट्स लगाते हैं तो हम काफ़ी स्पीड में स्ट्रांग बनेंगे। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, अच्छा, तो इस बच्चे का ट्रेन कराने के पीछे कोई दूसरा रीज़न नहीं है? फिर पूछते हैं, लेकिन तुमने अपने सीनियर्स को ही ट्रेन करने के लिए क्यों चूज़ किया? चुनम्योंग बोलता है कि ये तो बस मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे सीनियर्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचे। इंस्ट्रक्टर भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, अच्छा, तो ये अपने सीनियर्स को लुक डाउन करने के बजाय उन्हें प्राइज कर रहा है। और फिर वो भी खुश होते हुए अपने डिसाइपल्स की तरफ मुड़कर बोलते हैं, मैं तुम लोगों के इस ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से काफ़ी खुश हुआ हूँ। अगर तुम पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखोगे। उन डिसाइपल्स को तो कोई बात समझ नहीं आती, वो तो अब भी अपने इंस्ट्रक्टर को बस अपने आप को सेव करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर तो बस अपनी पतली गली पकड़कर वहां से निकल लेते हैं। चुनम्योंग ये देखकर बोलता है, सीनियर्स, ऐसी बात भी तो नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए कहा है, क्यों ना हम थोड़ी सी बोर्डिंग हाउस में जाकर बातें कर ले। फिर हम देखते हैं कि चुनम्योंग ने एक और बार उनकी धुलाई कर ली होती है। वहां से कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि चुनम्योंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा छोटा सा डेंटियान अब बन रहा है और वैसे भी इन कुछ दिनों में मैंने माउंट वेस्ट एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता किया है, जैसे कि बोर्डिंग हाउस, जिसे पहले गेस्ट रूम या फिर प्राइवेट रूम के तौर पर यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पर इसे डिसाइपल्स को दे दिया गया है। और दूसरी बात है सेक्ट लीडर और उनके साथ वाले पेडिग्री। ये लोग अपनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को छोड़कर काफ़ी वीक हो चुके हैं, जिस वजह से उनके डिसाइपल्स भी वीक होते जा रहे हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ को आज से 100 साल पहले वाले माउंट वेस्ट एक्ट की स्ट्रेंथ से कंपीट करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। वैसे भी जब तक मैं यहाँ पर हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनाना कोई अनरीचेबल ड्रीम नहीं है जिसे कि पूरा नहीं किया जा सकता हो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक की हालत इतनी ख़राब हो गई होती है कि वो तो अपने चॉपस्टिक को भी पकड़ नहीं पाता। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? पिछले 4 दिनों से मुझे चॉपस्टिक को पकड़ना नहीं आ रहा है। फिर वो चिल्लाकर जोग्युल से बोलता है, हे, क्या तुम उसे कुछ नहीं कहने वाले? क्या हमें सच में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि हम खाना भी ना खा सके? जोग्युल बिल्कुल चुप रहता है। वो बोलता है, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ? अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत करनी है तो खुद जाकर करो। वैसे भी वो तुम्हें अवॉइड थोड़ी ना कर रहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने से सीनियर डिसाइपल से कहता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलोगे? वो भी जोग्युल के साथ बाहर आ जाता है। फिर बोलता है, जोग्युल, तुम इन पिछले दिनों में काफ़ी रिफ्रेश नजर आ रहे हो। जोग्युल बोलता है, सीनियर, आप माउंट वेस्ट एक्ट के बारे में क्या सोचते हो? सीनियर बोलता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी डिफिकल्ट है। जोग्युल बोलता है, एक बार मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊँ तो ये सभी चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपके बारे में क्या? आप तो अपनी पूरी ज़िंदगी माउंट वेस्ट एक्ट में रुकने वाले हैं। सीनियर बोलता है कि हाँ, वैसे तुम सही बोल रहे हो। जोग्युल बोलता है, मुझे तो लगा था कि माउंट वेस्ट एक्ट यहीं पर ही ख़त्म होने वाला है। सीनियर बोलता है कि जोग्युल, तुम काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम इतनी आसानी के साथ कह सको। जोग्युल बोलता है कि हाँ, लेकिन चुनम्योंग के आने के बाद मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। भले ही मॉर्निंग ट्रेनिंग हमसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, लेकिन उसके बाद ही मुझे पता चला है कि मैंने आज तक कभी अपने आप को मार्शल आर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा पुश नहीं किया। और रही बात उस बच्चे की, वो तो हमसे भी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थका ही नहीं हो। उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। इसीलिए मैं भी एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनकर पूरी दुनिया को लीड करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। ये सुनकर उसका सीनियर भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। हम देखते हैं कि चुनम्योंग भी वहीं पेड़ पर बैठा उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो बोलता है, इन दोनों को कन्विंस करना काफ़ी आसान था, लेकिन अब भी मुझे काफ़ी कुछ करना है। वो अभी वहीं पर ही सुकून से लेटा होता है कि कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सभी चिल्ला चिल्लाकर सेक्ट लीडर को बुला रहे होते हैं। फिर वो लोग गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हमारे दोनों भी मास्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। वो तो बस यही कह रहे होते हैं कि सेक्ट लीडर को बाहर बुलाओ, हम और ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, तुम्हें हमारा पैसा हमें वापस करना होगा। ये सभी बातें सुनकर तो चुनम्योंग एक अजीब सा फेस बनाता है।
वो बोलता है क्या पैसा वापस करना होगा? अब मुझसे ये मत कहना कि इन लोगों ने कर्जा भी ले रखा है। उन लोगों की बातें सुन सेक्ट लीडर भी बाहर आ जाते हैं। वो इन बातों से अनजान बनते हुए पूछते हैं, आखिर तुम सभी इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो सभी गांव वाले ये सुनकर बोलते हैं, सेक्ट लीडर अब हमारे सामने एक्टिंग करना बंद करो। तभी उन सभी में से एक आदमी आगे आता है जो कि देखने में उनका लीडर लग रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर कैसे हो आप? सेक्ट लीडर उसे देखकर बोलते हैं, पवेलियन ऑनर कॉन्ग, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पर आओगे। पवेलियन ऑनर बोलता है, वैसे मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप तो देख ही सकते हैं कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और वैसे भी जो डेट हमने आपको पैसे लौटाने के लिए दी थी उसे गुजरे हुए तो कई दिन हो चुके हैं, और हमने पहले ही माउंट वेस्टसाइड की सिचुएशन को समझकर उस डेट को कई बार आगे बढ़ाया है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात करें तो आपको हमें रूल को ब्रेक करने की वजह से कंपनसेट करने की ज़रूरत है, लेकिन आपने हमारी कई बार जान बचाई है, इसलिए हम आप पर ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहते। तो 7 दिन, अगर 7 दिन में आप हमारा पैसा नहीं लौटाते तो हम माउंट वेस्टसाइड के टेम्पल को एज अ कंपनसेशन हड़प कर लेंगे। ये सभी बातें सुनने के बाद तो हमारे चुनम्यूंग को एक हिचकी लगती है। वो सभी चुनम्यूंग की तरफ देखते हैं। सेक्ट लीडर भी मन में सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि इस बच्चे ने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि इसे नहीं देखना चाहिए था। फिर सीन चेंज होकर के हम चुनम्यूंग को देखते हैं जो कि अपने बोर्डिंग रूम में बैठा होता है। वहाँ पर जोग्युल एक डिसाइपल से बात कर रहा होता है, जिनकी बातों से उसे पता चलता है कि ये सभी लोग नीचे विलेज में रहने वाले मर्चेंट है। उसे ये भी पता चलता है कि सेक्ट लीडर से बात करने वाला पर्सन हुआ पवेलियन का ऑनर है, जो कि उन सभी मर्चेंट में सबसे ज्यादा अमीर है। ये सुनने के बाद तो हमारे चुनम्यूंग का फेस कुछ ऐसा हो जाता है। वो गुस्से से बोलता है, क्या तुमने अभी हुआ पवेलियन की बात की? लेकिन ये तो पहले माउंट वेस्टसाइड की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। फिर वो उस डिसाइपल को कॉलर से पकड़कर बोलता है, क्या सच में वो हुआ पवेलियन का ऑनर अपने ही सेक्ट को पैसे ना देने की वजह से उसके टेम्पल पर कब्जा करना चाहता है? लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, हुआ पवेलियन तो सेक्ट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो फिर सेक्ट को पैसे देना ये कोई उधारी वाली बात थोड़ी ना हुई। लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वो जोग्युल से बोलता है, जाओ जाकर उस चीज को ले आओ जल्दी से। जोग्युल जल्दी से जाकर उस चीज को ले आता है जो कि एक ब्लैक ड्रेस होता है। चुनम्यूंग उसे पहनते हुए बताता है, बड़े बुड्ढे कहते थे कि बुद्धा को मारना अपने बाप दादा को मारने के बराबर है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम बुद्धा से मिलते हो तो उसे मार दो, अगर तुम अपने बाप दादा से मिलते हो तो उसे भी मार दो, क्योंकि अगर तुम ट्रूली डाओ के रास्ते को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस रास्ते को ब्रेक करना आना चाहिए। भाई हमारा चुनम्यूंग तो अब डिमोनिक रास्ते को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर वो वहाँ से सीधे ही पवेलियन के पास पहुँच जाता है। पवेलियन से तो कई सारे लोगों की हंसने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि वो सभी मर्चेंट तो वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। वो सभी माउंट वेस्टसाइड का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने उनका फेस देखा? अब तो हमने उन्हें फाइनल वार्निंग दे दी है। तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने हमसे कितने पैसे लिए होंगे? 100,000 यांग। लेकिन पवेलियन ऑनर की वजह से तो वो और भी ज्यादा घबरा गए थे। पवेलियन ऑनर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ एक मर्चेंट हूँ जो कि अपने प्रॉफिट को देखता है। और फिर वो अपनी चिकनी चौमड़ी बातें करते हुए बोलता है, वैसे मुझे उन लोगों के साथ ऐसा करने पर काफ़ी बुरा फील हो रहा है, क्योंकि हम इतनी जनरेशन से इतने अच्छे रिलेशनशिप में जो थे। वो बेवकूफ़ मर्चेंट भी उसकी बातों में आकर बोलते हैं, अरे यार अब बस भी करो, तुमने पहले ही उन्हें काफ़ी बार जाने दिया है, वैसे भी अब लोग तुम्हारी रहमदिली की काफ़ी तारीफ करते हैं। पवेलियन ऑनर अपने मन में बोलता है, ये सभी लोग कितने केयरफ्री हो रहे हैं, क्या इन्हें सच में लगता है कि अपनी इतनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ जी सकते हैं? इन्हें तो माउंट वेस्टसाइड की पावर के बारे में पता ही नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है जिसे कि लुक डाउन किया जा सके। वैसे भी इसकी पावर इसके कॉम्बैट स्टाइल में नहीं बल्कि इसकी ग्रेट हिस्ट्री में है। पूरे शांजी प्रोविंस में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके माउंट वेस्टसाइड के साथ कनेक्शन ना हो। वैसे अभी तो माउंट वेस्टसाइड काफी वीक हो चुका है, बिल्कुल इस चिकन के तरह जो कि मामूली सी चॉपस्टिक के जरिए फाड़ा जा सकता है। भाई यार ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड नहीं हो गया? खैर छोड़ो। एक मर्चेंट बोलता है, पवेलियन ऑनर आखिर आप माउंट वेस्टसाइड के टेंपल के साथ क्या करेंगे? वैसे उसे बेचना काफी मुश्किल होगा, क्यों ना हम टेंपल के बदले कुछ और ले ले? पवेलियन ऑनर बोलता है, उस टेंपल की कीमत तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। भले ही वो देखने में एक पुराना टेंपल लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू की गारंटी मैं दे सकता हूँ। वो मर्चेंट बोलता है, मैं आपकी बातों को समझा नहीं, जिस वजह से पवेलियन ऑनर गुस्सा हो जाता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं ये तुमको डायरेक्ट नहीं बता सकता। माउंट वेस्टसाइड के कई सारे एनिमीज है जो उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। टेंपल ही माउंट वेस्टसाइड का मेन कोर है, अगर वही नहीं रहेगा तो माउंट वेस्टसाइड का वजूद मिट जाएगा।
तुम्हें क्या लगता है ऐसे कितने सेक्ट होंगे जो कि टेम्पल को मिटाने के लिए हमें भर भर कर पैसा भेजेंगे? इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। ये सुनकर एक मर्चेंट बोलता है, पवेलियन ऑनर तुम तो कमाल के आदमी हो। और फिर वो इसी खुशी में चेस करने लगते हैं। फिर हम उसी ग्रीन ड्रेस वाले मर्चेंट को देखते हैं जो कि अब भी नशे में चूर अपनी मीठी मीठी बातें सोचते हुए वहां से जा रहा होता है। वो सोचता है माउंट वेसेक्ट से पैसे मिलने के बाद तो हम जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाएंगे। सच में जब बात पैसे की होती है तो पवेलियन ऑनर बहुत ही चालाक आदमी है। वैसे आज तो आसमान में चांद भी नजर नहीं आ रहा है, कितना अंधेरा है। शायद मुझे आज मेन स्ट्रीट से जाना चाहिए था, क्योंकि यार हम भी जानते हैं कि रात के अंधेरे में बारीक गलियों में चोर चपाटों के होने का डर होता है। तभी उसे अपने सामने कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। जब वो ध्यान से देखता है तो वो हमारा चुनम्युंग होता है। वो बोलता है, हे तुम यहीं पर ही रुको। वो मर्चेंट सोचता है क्या ये कोई चोर है, लेकिन आखिर चोर कब से इतने अजीब ड्रेस पहनने लग गए। फिर पूछता है, क्या तुम कोई चोर हो या फिर कुछ और? चुनम्युंग बोलता है, मेरा पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये सुनकर वो मर्चेंट बोलता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, लेकिन बात ऐसी है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं जो कि मुझे कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ते। चुनम्युंग उन्हें देखकर बोलता है, अच्छा तो ये उसके साथ मौजूद गार्ड से है। गार्ड पूछता है, क्या हम इसे मार दे? मर्चेंट बोलता है कि नहीं, बस इसे इतना मारो कि ये बात कर सके। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ आता है। वो बताता है, मैं कोई लड़ाई झगड़ा देखने का शौकीन नहीं हूँ। उसके पीछे से दर्द में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर बोलता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि उसे बस इतना ही मारना कि वो बात कर सके? लेकिन वो तो सिचुएशन देख बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि हमारे चुनम्युंग ने तो उन सभी को धो दिया होता है। वो मर्चेंट से बोलता है, लोगों को समझना चाहिए कि सामने वाला उनसे क्या कह रहा है, चलो जल्दी से इधर आओ। मर्चेंट थोड़ा घबरा रहा होता है। चुनम्युंग बोलता है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? मर्चेंट यस सर बोलता है। चुनम्युंग उसे कॉलर से पकड़कर बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला था, लेकिन अब जबकि तुमने मुझसे फाइट करने की कोशिश की है तो फिर मैं भी तुम्हें उतना ही मारूंगा कि तुम सिर्फ मुझसे बात कर सको। फिर क्या होना था, वो उसका भी मुंह सुझा देता है, जिसकी वजह से वो मर्चेंट तो बराबर से बात भी नहीं कर पा रहा होता है। चुनम्युंग बोलता है, अगर तुमने प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक की तो मैं तुम्हें फिर से कूटूंगा। फिर बोलता है, तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने माउंट वेसेक्ट को 100,000 न्यांग दिए हैं? मर्चेंट बोलता है कि हाँ। चुनम्युंग बोलता है, हे तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जायदाद के साथ साथ तुम्हारी चड्डी बनियान भी बेच दूं तो भी 10,000 न्यांग नहीं होंगे, और तुम ये कह रहे हो कि तुमने 100,000 न्यांग माउंट वेसेक्ट को दिए हैं, जो कि अभी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। मर्चेंट बोलता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस फिनोमिना को हम हाई रेट इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि भाई सूद ब्याज। वो मर्चेंट तो बड़ी शान से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है, अगर तुम किसी से पैसा हाई रेट इंटरेस्ट पर लेते हो और अगर डेट के पूरा होने से पहले उसे लौटाते नहीं हो तो वो पैसे की कीमत बहुत ही स्पीड से बढ़ते जाती है, यानी कि भाई उधारी तो बढ़ते ही जाएंगी। चुनम्युंग ये बकवास सुनकर गुस्से से एक और गुस्सा जड़ देता है। वो बोलता है, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें इस पर प्राउड फील हो रहा है, और हाँ क्या कहा था तुमने, तुम हुआउम फैब्रिक शॉप के ऑनर हो, है ना? वो मर्चेंट हाँ बोलता है। चुनम्युंग बोलता है, आखिर तुमने शॉप को खरीदा कहाँ से? मर्चेंट बोलता है, ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये शॉप तो मुझे मेरे एंसेस्टर से मिली है। चुनम्युंग ये सुनकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है, हुआउम फैब्रिक शॉप तो माउंट वेसेक्ट के मेन बिजनेसेस में से एक थी। सच कहे तो हुआउम परफेक्चर के सभी बिजनेसेस को माउंट वेसेक्ट ने अपने लिए डेवलप किया था। वो इनके जरिए अपनी वेल्थ को इंक्रीज करता था। इससे पहले तो एक बेकार सा विलेज था। मुझे पक्का यकीन है कि माउंट वेसेक्ट की फाइट के बाद इन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया होगा। इन्हीं कमीनों की वजह से माउंट वेसेक्ट आज इतनी बुरी हालत में है। वो यही सोच सोच कर उस मर्चेंट को पीटे जा रहा होता है। तभी पीछे से एक गार्ड खड़ा होकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की? मुझे तो लगा था कि तुम कोई नॉर्मल चोर हो, लेकिन तुम्हारी स्किल को देखकर लग रहा है कि तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट हो। तो चलो जल्दी से अपने नाम को रिवील करो। और फिर थोड़ा जोश में आते हुए बोलता है, मैं स्कॉट वॉरियर जुंग बिन, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। चुनम्युंग उस मर्चेंट को छोड़ते हुए बोलता है, माफ करना लेकिन मुझे ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। वैसे तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? वो गार्ड बोलता है कि एटलीस्ट मेरे ब्लेड से मरने वाले इंसान का नाम तो मुझे पता ही होना चाहिए। चुनम्युंग उसका पचके करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने तुम्हें नॉकआउट किया था। ये सुनकर तो गार्ड और गुस्सा हो जाता है। चुनम्युंग उसे देखकर बोलता है, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है।
इंटरनल एनर्जी, प्योर स्ट्रेंथ, ये सब भी उसकी मुझसे ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मेरे पास तो अपनी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है। मुझे सिंपली उसकी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। ये कहकर वो एक पोजीशन में खड़ा होता है और फिर उस पर एक अटैक कर देता है। वो अटैक काफ़ी फास्ट हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर उससे एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो अपने सेक्ट की टेक्निक को यूज़ कर लेता है। जैसे उसे इस बात का रियलाइज होता है तो वो घबराकर मर्चेंट की तरफ देखता है। उसे लगता है कि मर्चेंट इस टेक्निक को पहचान लेगा। मर्चेंट ठहरा बेवकूफ, वो बोलता है ये कितनी ब्यूटीफुल टेक्निक थी, देखकर तो कोई हाई लेवल मार्शल आर्ट लग रही थी, और मैं तुम्हारे अंदर से निकलने वाली प्योर एनर्जी को भी महसूस कर सकता हूँ। तो क्या तुम साउदर्न एज सेक्ट से हो? ये सुनने के बाद तो वहाँ पर एक खामोशी छा जाती है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है यार ये मर्चेंट, क्या उसे वहाँ पर प्लम ब्लॉसम के फ्लावर भी नजर नहीं आए? खैर छोड़ो, हमारा चुनम्यूंग तो एक्टिंग स्टार्ट करते हुए बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं वहीं का ही डिसाइपल हूँ। ये सुनने के बाद वो मर्चेंट बोलता है, ठीक है तुम मुझसे कुछ भी पूछो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का सही सही जवाब दूंगा। हम यहाँ बोर्डिंग हाउस में देखते हैं जहाँ पर जोग्युल काफ़ी परेशान होता है। सीनियर डिसाइपल बोलता है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो जल्दी वापस आएगा। तभी हम देखते हैं कि चुनम्यूंग वहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है, मेरे यहाँ नहीं रहने पर कुछ हुआ है क्या? वो दोनों नहीं बोलते हैं। फिर सीनियर डिसाइपल पूछता है, यही मैं भी तुमसे पूछने वाला हूँ, क्या बाहर कुछ हुआ है? चुनम्यूंग मर्चेंट को याद करते हुए बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, उन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और तो और मैंने बाहर स्पैर मैच भी की। वो सोचता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि उस मर्चेंट ने मुझे पहचाना नहीं। वैसे भी अब प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक गुम हो चुकी है, तो फिर वो माउंट वेसेक्ट से रिलेटेड नहीं है। यही वजह है कि उसने प्लम ब्लॉसम फ्लावर देखने के बाद भी मेरे सेक्ट के बारे में पता नहीं लगा पाया, क्योंकि अब प्लम ब्लॉसम फ्लावर तो माउंट सेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। जोग्युल पूछता है, वैसे आप बाहर क्यों गए थे? चुनम्यूंग बहुत ही खतरनाक आंसर देता है। वो बोलता है, तुम्हारे जैसे बच्चे को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जोग्युल बोलता है, तुम भी तो एक बच्चे ही हो। चुनम्यूंग बोलता है, इन बातों को छोड़ो, जल्दी से सभी डिसाइपल को जमा करो, हमें ट्रेनिंग करनी है। जोग्युल बोलता है, क्या ट्रेनिंग? लेकिन आप अभी तो वापस आए हैं। चुनम्यूंग बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही यहाँ पर हवा चले, बारिश हो या फिर बर्फ गिरे, हमारी ट्रेनिंग एक दिन भी रुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर जोग्युल काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है। वो बोलता है, ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। तभी चुनम्यूंग उसका मूड ख़राब करते हुए बोलता है, आज मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दूसरा भी काम है। सीनियर डिसाइपल बोलता है, लेकिन ट्रेनिंग सेशन तो तुम्हारे होने में ही पॉसिबल है। अगर तुम डिसाइपल को हार्ड ट्रेनिंग करवाना चाहते हो तो तुम्हें भी वहां पर मौजूद होना होगा। जरा जोग्युल के फेस को ही देख लो। चुनम्यूंग ठीक है बोलकर उन्हें वहां से भिजा देता है। वो वहीं पर ही लेट कर बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि माउंट वेसेक्ट के सभी बिजनेस को मर्चेंट ने हड़प कर लिया है, और अकाउंट बुक, जो कि इस बात का सबूत है कि वो सभी बिजनेस माउंट वेसेक्ट के है, वो हेवनली डीमन के साथ माउंट वेसेक्ट की फाइट में जल गई। और वैसे भी अगर वो बुक जली ना होती तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन मर्चेंट पर डायरेक्ट अटैक करके उनका सफाया कर दूं? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो बाहर के लोग ये कहेंगे कि माउंट वेसेक्ट वाले अपने डिसाइपल को गलत ट्रेनिंग देते हैं। फिर वो बहुत ही ध्यान से सोचते हुए बोलता है, मुझे एक बहाने की जरूरत होगी ताकि हमें उन्हें पैसे पे ना करना पड़े, और एविडेंस को ढूंढना होगा ताकि हम ये साबित कर सके कि वो सभी बिजनेस माउंट वेसेक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन आखिरकार मैं वो बहाना कहाँ से बनाऊंगा और एविडेंस कहाँ से ढूंढूंगा? तभी उसे उस अकाउंट बुक की याद आती है। वो बोलता है, जब भी मैं सेक्ट लीडर के रूम में इंटर करता था तो वो अकाउंट बुक को मुझसे छुपा लेते थे, और हमारा सेक्ट तो कई सारे बिजनेस को चलाता था। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बुक होगी। मतलब तो यही है कि बाकी की अकाउंट बुक्स को कहीं पर छुपा कर रखा होगा। याद आया, सीक्रेट स्टोरेज, जहाँ पर सिर्फ सेक्ट लीडर को इंटर करने की परमिशन थी, वो अकाउंट बुक्स जरूर वहीं पर ही होंगी। जहाँ तक मुझे याद है उस सीक्रेट स्टोरेज तक पहुँचने का रास्ता सेक्ट लीडर के रूम से ही होगा। सोचो, सेक्ट लीडर का रेसिडेंट तो अब तक चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ माउंट वा में तो कई सारे रेसिडेंट मौजूद है। वैसे सेक्ट लीडर के रेसिडेंट के पीछे पहाड़ी है, हो सकता है कि उस पहाड़ी के नीचे टनल बनाई गई हो। फिर वो अपने इसी इरादे के साथ बाहर निकल जाता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर मुझे माफ करना, वैसे भी मैं इस स्टोरेज से मिलने वाले सभी खजाने का माउंट वा सेक्ट की भलाई के लिए यूज करने वाला हूँ। आप लोग सेक्ट लीडर के चेहरे पर चिंता को देख ही सकते हैं। चुनम्यूंग बोलता है, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उस पूरे खजाने को यहाँ के सेक्ट लीडर के हवाले कर दूंगा।
लेकिन अगर पॉसिबल हो सका तो उसकी चेहरे के स्माइल को देखकर तो लग नहीं रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही थक हार कर पड़ा होता है। वो बोलता है इतने बड़े माउंटेन में उस स्टोरेज को ढूंढना कोई मामूली बात नहीं है। तभी उसे एक आइडिया सोचता है। वो अपनी एनर्जी को जमीन में डालते हुए बोलता है ये तरीका थोड़ा आसान होगा, जहाँ पर भी मुझे ज्यादा खाली जगह महसूस होंगी समझ लेना कि वहीं पर ही स्टोरेज रूम मौजूद है। एक दो बार फेल होने के बाद फाइनली उसे वो जगह मिल जाती है। वो जगह मिलते ही वो वहां पर खोदना स्टार्ट कर देता है। फिर वो खोदते खोदते उस स्टोरेज रूम की दीवार के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बोलता है फाइनली मैंने उस स्टोरेज रूम को ढूंढ ही लिया। फिर वो पत्थर को हटाकर अंदर झांकता है, जहाँ पर उसे सेक्ट लीडर दिखाई देते हैं। वो बोलता है क्या इन्हें इस बारे में पहले से ही पता है। हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर एक दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जिस पर शॉर्ट से कई सारे मार्क्स बनाए होते हैं। वो अपने कपकपाते हाथों के साथ उस दरवाजे को टच करते हैं, जिसमें हमें उनकी बेबसी साफ नजर आ रही होती है। चुनम्योंग भी ये देखकर बोलता है अपने ही सेक्ट को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होता देखना और कुछ न कर पाना ये सच में काफी बुरा फील कराता है। एक ऐसी जगह जिसे प्रोटेक्ट करते हुए आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, उसे डिस्ट्रॉय होता देखना सच में सेक्ट लीडर इस डिप्रेशन को अकेले सह रहे हैं। उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सभी लोगों की आंखें उनके तरफ ही है। क्योंकि अगर सेक्ट लीडर ही हौसला खो देंगे तो सेक्ट को लीड कौन करेगा, इसीलिए वो ये सब अकेले सह रहे हैं। फिर शाम से सुबह हो जाती है। सेक्ट लीडर भी वहां से चले गए होते हैं। हमारा चुनम्योंग वहां पर इंटर करता है। वो सोचता है कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, जाने दो, चलो पहले इस दरवाजे को ओपन करते हैं। फिर वो उस दरवाजे को हाथ लगाकर अपनी एनर्जी को उसमें इंसल्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है, जिसे देख वो भी हैरान होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो एक एवरलास्टिंग मेटल है जो कि 1 मीटर चौड़ा है। ये सोचना कि स्टोरेज रूम का दरवाजा इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बना होगा, इसका मतलब तो यही है कि इसके अंदर सोने से भी ज्यादा कीमती चीज छुपी हुई है। अगर इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर भी इस पर अटैक करता है तो वो बस इस पर एक कट लगा पाएगा। इसीलिए सेक्ट लीडर ने इस पर मार्शल आर्ट का यूज करते हुए अटैक करने के बारे में सोचा भी नहीं। वैसे अगर सोचा जाए तो प्रीवियस लाइफ के सेक्ट लीडर भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए इस दरवाजे को कट कर पाए। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ से इंटर करने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा। तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर बने पैटर्न पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि ब्लेड के जरिए बनाए गए मार्क्स हैं। फिर उन मार्क्स को ध्यान से एनालाइज करने पर उसे पता चलता है कि ये तो 24 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है। फिर वो उन सभी पैटर्न को एनालाइज करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इसमें बामू शॉट टेक्निक और इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक का भी यूज किया हुआ है। वो बोलता है सेक्ट लीडर ऐसी कोई चीज बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, लेकिन मेन बात तो ये है कि आखिर मैं इन सभी टेक्निक को परफॉर्म कैसे करूंगा। मेरी पास्ट लाइफ की बात तो अलग थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। भले ही मैं अपने माइंड में इन सभी टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में इसे परफॉर्म करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होगी। थोड़ा टाइम सोचने के बाद वो बोलता है कि हाँ एक रास्ता है, लेकिन यार मैं उसे करना तो नहीं चाहता। हाँ ऐसा तुम सोच सकते हो कि इसे करने के बाद मैं 1 महीने भर का ब्रेक लेने वाला हूँ। मैं अपनी इनेट की का यूज करने वाला हूँ, जो कि हमारे पास हमारे जन्म से होती है। इसे तुम दूसरे लफ्जों में लाइफ फोर्स भी कह सकते हो। इसे यूज करने के कई सारे कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है। वो अपनी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में इंसर्ट करते हुए बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। हम देखते हैं कि उस एनर्जी को रिलीज करने की वजह से ही उसे खून खांसना पड़ रहा होता है। वो जैसे तैसे अपने आप को मोटिवेट करते हुए शॉर्ट टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है, फिर बामू शॉर्ट टेक्निक और लास्ट में 24 मूवमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक। हम देखते हैं कि उसने सक्सेसफुली उस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया होता है। ऐसा करने में उसकी हालत खराब हो गई होती है। वो उस पैटर्न की तरफ देखकर बोलता है क्या ये काम कर गया। तभी वो दरवाजा ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे एक और खून की उल्टी होती है। वो बोलता है लगता है कि मुझे एक नहीं बल्कि 2 महीने आराम करना होगा। सच में इस माउंट और सेक्ट को सेव करना भी बहुत ही बड़ा काम है। फिर वो अपनी हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और फिर अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर सेक्ट लीडर ने इसके अंदर ऐसा क्या छुपा रखा है। तो यार उस खजाने को देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।